तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम जो है, जैसे आपको लोग मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, आज जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है अधिगम अक्षमता। आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है अधिगम अक्षमता। अच्छा, ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम पहले अधिगम अक्षमता के टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम लास्ट में कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे। इसलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अधिगम अक्षमता, है ना। अधिगम अक्षमता के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें दिया है क्या है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता जो है वो पहले एक बार देख लेते हैं हम। इसका मैंने सामने से एक साथ पूरा वर्गीकरण किया है, तो पहले इसको देख लेते हैं, अंदर फिर इसको डिटेल से कवर करेंगे। आगे देखिए, अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण यहाँ आप देख पा रहे हैं। देखिए, जैसे डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया गणित कौशल संबंधी विकार, डिस्फेजिया वाक क्षमता संबंधी विकार, डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार। ये तो हो गया एक साथ, मैंने आपको बता दिया कि डिसलेक्सिया में कौन सा विकार होता है, पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी अक्षमता होती है, और डिसकैलकुलिया में गणित कौशल संबंधी अक्षमता होती है ना। आगे देखते हैं, क्या है अधिगम अक्षमता। सबके मन में ये सवाल आता जरूर होगा कि आखिर अधिगम अक्षमता है क्या। ये देखिए, अधिगम अक्षमता क्या है ये पढ़ते हैं। तो क्या है अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ते हैं आज हम। पहले देखिए, अधिगम अक्षमता में कुछ बालकों में भाषा संप्रेषण संबंधी विकार व कुछ में पढ़ने संबंधी व कुछ में लिखने संबंधित कठिनाई व कुछ में गणित संबंधी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे अक्षमता वाले बालक को अधिगम अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? अधिगम अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालक, जैसे ये कह रहा है कि भाषा संप्रेषण में उन्हें कठिनाई होती है। बालकों को किसमें कठिनाई होती है? भाषा संप्रेषण में। यानी कि भाषा संप्रेषण का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करने में कठिनाई होती है। और किसमें कठिनाई होती है? लिखने में कठिनाई होती है बालक को। और किसमें कठिनाई होती है? गणितीय चीजों में कठिनाई होती है, यानी कि कैलकुलेशन करने में उनको कठिनाई होती है। आगे देखते हैं, और वो और भी हैं इसमें, जैसे तनाव संबंधी विकार होता है ना, और गति विकार होता है। तो आगे इसको कवर करेंगे, क्या है अधिगम क्षमता। ये तो रहा क्या है अधिगम क्षमता, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को क्या है अधिगम क्षमता। तो ये देखिए, इसको भी समझ में आ गया क्या है अधिगम क्षमता। बहुत टेंशन में दिख रहा था, क्या है अब समझ में आ गया, तो खुश दिख रहा है कि क्या है अधिगम क्षमता हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमें ये, जब हमने आगे समझ लिया कि क्या है अधिगम अक्षमता, तो अब पढ़ते हैं मौखिक विकार में जो होता है, जो मौखिक विकार है हमारा, क्या जो मौखिक विकार है हमारा, ये जो हमारा मौखिक विकार है, इसमें जैसे कि हम कहें तो मौखिक विकार में क्या क्या आता है, जैसे अफेजिया, डिस्फेजिया आती है। अफेजिया और डिस्फेजिया दो आते हैं। कभी कभी ज्यादातर एग्जाम में अफेजिया पूछा जाता है, डिस्फेजिया कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। अब जैसे पेपर बहुत टफ बनाए, मतलब बहुत सारे एग्जाम होने लगे हैं, तो नए नए एग्जामों में नई नई चीज देखने को मिलती है, इसलिए अफेजिया और डिस्फेजिया को दोनों को याद रखना है आपको। ये दोनों में से अगर कहीं दिख जाए तो उसमें कौन सा विकार होगा? मौखिक संबंधी विकार होगा। आगे देखते हैं, इसमें बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है या संप्रेषण नहीं कर पा रहा भाषा की, उसमें कौन सी अक्षमता है? मौखिक अक्षमता है। ये देखिए, ये बच्चा है, ये सामने ठीक से बोल नहीं पा रहा, यानी कि अगर ठीक से नहीं बोल रहा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ठीक से नहीं बोल पाते, जैसे बीच में हकलाना टाइप का एक शब्द आता है, तो जैसे ठीक से बोल नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो संप्रेषण, मतलब यहाँ पर संप्रेषण का मतलब है विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं हम, तो उसकी समस्या होती है बालकों में। तो ये तो रही हमारी क्या अधिगम अक्षमता में कौन सी अक्षमता? मौखिक विकार जो होता है, मौखिक संबंधी जो विकार है वो हो गए। अगला देखते हैं कौन सा है? पठन विकार। क्या?
पठन विकार जो है, पठन विकार में क्या क्या आता है, एलेक्सिया आता है, डिसलेक्सिया आता है। ज्यादातर ये पूछा जाता है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इसको देखने के लिए मिलेगा। इसका एक क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था, सीटेट में तो हमेशा पक्का है, सीटेट में तो ये पूछा ही पूछा जाता है। कहीं कहीं अब आपको ये भी देखने को मिलेगा, एलेक्सिया भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, जिस विकार में बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता, क्या नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, या पढ़ते समय उसे क्या कठिनाई होती है। ये देखिए इस बच्चे को कठिनाई हो रही है पढ़ते समय, सिर पकड़ के बैठ गया है, क्या सिर पकड़ के बैठ गया है, इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अच्छा, इसको पढ़ने में क्या कठिनाई हो रही है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे सा लिखा होता है, क्या लिखा होता है, सा, तो इसको क्या पढ़ते हैं, वाज पढ़ते हैं, क्या वाज पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ कठिनाइयां होती हैं अधिगम क्षमता, इसमें डिसलेक्सिया जो होता है, तो इसमें ऐसी कुछ कठिनाइयां होती हैं। तो जैसे कुछ बालक, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे मेरे स्कूल में भी हैं जो चीजें उल्टा लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। उन्हें जैसे 5 है उल्टा बनाएंगे, 6 है उल्टा बनाएंगे, है ना, तो उन्हें ये चीजें वो अंतर नहीं कर पाते इन चीजों में, है ना। तो ये हम रहा हमारा पठन अक्षमता, ठीक है, या पठन विकार। आगे देखते हैं, ये है लेखन में, आगे पढ़ेंगे लेखन विकार को पढ़ेंगे। लेखन विकार में क्या आता है, डिस्ग्राफिया आता है, डिस्ग्राफिया आता है, और ग्राफिया, ग्राफिया और डिस्ग्राफिया, और ये है लेखन संबंधी विकार में। इस विकार में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ बच्चे क्या होता है, 5 को उल्टा बनाएंगे, 9 को उल्टा बनाएंगे, 6 को भी उल्टा बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाते, है ना। देखिए जैसे ये सर पकड़ के बैठा है, इसको क्या कठिनाई हो रही है लिखने में, है ना, तो ये क्या कर रहा है, सर पकड़ के बैठ गया है, समझ में नहीं आ रहा, उल्टा बन रहा है, सही बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसलिए जब लेखन संबंधी, जब विकार कठिनाई आती है, लिखने संबंधी जो कठिनाई होती है, उसे हम क्या, कौन सा विकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया या ग्राफिया या डिस्ग्राफिया कहते हैं, है ना। नोट करके यहाँ एक चीज दी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है नोट करके, नोट डाला है, फिर लिखा है एप्रेक्सिया और प्रेक्सिया, है ना। तो ये नीचे लिखा है लिखने प्लस बोलने। अगर आप मतलब केवल लिखने संबंधी अगर विकार पूछा जाए तो डिस्ग्राफिया या ग्राफिया संबंधी, अगर ऑप्शन में एक है तो यहाँ पर लगाएंगे डिस्ग्राफिया, अगर डिस्ग्राफिया नहीं है तो फिर ग्राफिया, अगर ऑप्शन में है तो ये लगा देंगे। लेकिन अगर पर वहां पर क्वेश्चन में पूछे लिखने प्लस बोलने से संबंधित अगर विकार है तो ये दोनों आएंगी, अप्रेक्सिया या प्रेक्सिया करके पूछा जाएगा। ये लिखने और बोलने दोनों के लिए है, और ये केवल लिखने के लिए है ना। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, गणितीय विकार। अगला हमारा क्या है, गणितीय विकार। डिसकैलकुलिया होता है इसमें, डिसकैलकुलिया आप देख ही पा रहे होंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना किसी भी चीज को, कैलकुलेशन करना, तो इससे कौन सा विकार हुआ, गणितीय संबंधी विकार, यानी कि उसको गणित से संबंधित समस्या है। जैसे जब बच्चे को कैलकुलेशन में समस्या आती है, यानी कि जोड़ घटाव करने में समस्या आती है, तो वो गणितीय विकार होता है, या गणित से संबंधित क्षमता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया, है ना। ये देखिए इस बच्चे को गणित से संबंधित विकार है, ये देखिए घटाना, गुणा, भाग, इनसे संबंधित विकार है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसकैलकुलिया। आगे देखते हैं, तनाव संबंधी। तनाव संबंधित में क्या है, डिस्थीमिया। तनाव संबंधित में क्या होगा, डिस्थीमिया। इसमें तनाव से संबंधित विकार होता है। यहाँ भी एक चीज दी है, क्या दी है, तनाव से संबंधित इसमें विकार होता है। यहाँ भी एक चीज दी है, जरा देखिएगा, ये मनोविकार है, जिसमें भ्रम हो जाता है कि अंग छोटा व अपूर्ण है। मानसिक विकार होता है, इसको हम डिस्मार्फिया के भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि मनोविकार के बारे में पूछे, देखिए तनाव से संबंधित अगर पूछ रहा है
तो डिस्थीमिया होगा। लेकिन अगर मनोविकार से संबंधित जैसे कोई बच्चा है, मतलब जैसे कोई बच्चा है और उसको मोर भी दिखाया जा रहा है और उसको मुर्गा भी दिखाया जा रहा है, तो वो अंतर नहीं कर पा रहा है, उसे लग रहा है कि मोर भी वही है और मुर्गा भी वही है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मतलब कोई भी दो चीजें दिखाई जाए और जब हम उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रम हो जाता है कि दोनों चीजें एक ही हैं, कि अंग में छोटे व अपूर्ण है, तो मानसिक, इसको हम क्या कहते हैं, मानसिक विकार कहते हैं। और इसमें हमें क्या होता है, डिस्मार्फिया, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्मार्फिया कहते हैं, है ना। तो ये रहा हमारा क्या, तनाव संबंधी विकार। आगे देखते हैं। तो आगे हम अब ये तो रहे हमारा अधिगम अक्षमता से रिलेटेड हमारे वो ज्यादातर एग्जाम में होते तो बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं और यही इंपॉर्टेंट है, तो हम केवल इतना ही करेंगे जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम अधिगम संबंधी अक्षमता से। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, बताइए जरा, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला ए नंबर कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होता है। बी नंबर कह रहा है, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप में स्थायी होता है। तीसरा कह रहा है, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता व बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है या उपयुक्त में से सही है। डी नंबर कह रहा है उपयुक्त में से सही। तो इसका सही आंसर क्या, ये पूछ रहा है कौन सा कथन क्या है, सत्य है, इसलिए इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा डी, क्या, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य डैश डैश से संबंधित है। बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, क्रम, अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, क्या हो रही है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो आपको जैसे कि इससे पहले अभी आपने देख लिया है कि पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो क्या होता है, तो इसमें ए नंबर दे रहा है डिसलेक्सिया, डी बी नंबर है डिसकैलकुलिया, और सी नंबर कह रहा है डिसग्राफिया, डी नंबर है हमारा डिस्प्रेक्सिया। बताइए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा ए इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। अब यहाँ पहले जो पूछ रहा था वो पढ़ने संबंधी पूछ रहा था। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। ऑप्शन नंबर डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रेक्सिया का, डिस्कैलकुलिया का, डिसलेक्सिया का। बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताइए जरा। आंसर नंबर सही हो जाएगा ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ये क्या होगा, डिस्ग्राफिया इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो देखिए डिस्कैलकुलिया तो जैसे ये गणित से संबंधित हो गया, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो गया, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं होगा, ये बोलने से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, अधिगम अक्षमता में ग्रसित बालक, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक कुछ भी नहीं सीख पाते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अधिगम
के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। जैसे ये कह रहा है कुछ भी नहीं सीखते, तो ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं सीखते। वो क्या है, थोड़ा सा उन्हें कठिनाई होती है कुछ चीजों को समझने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीख नहीं पाते, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख पाते। इसलिए ये ए नंबर गलत हो जाएगा। बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके अंदर बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, वो लोग भी सीखते हैं और बस उन्हें थोड़ा सा समझ अंतर करने में कठिनाई होती है। बुद्धिमान ये तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्या कह रहा है, अधिगम निरयोगिता में संबंध अधिगम निरयोगिता से संबंध में असत्य कथन पहचानिए। क्या पहचानना है, असत्य कथन आपको बताना है क्या है। जरा ए नंबर देखिए, अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, यह एक रोग है। बी नंबर कह रहा है यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। अधिगम निर्योग विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है, यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है। बताइए कौन सा है आंसर नंबर। जैसे ये कह रहा है अधिगम क्षमता आंतरिक होती है, दूसरा कह रहा है यह एक ऐसा रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है, तीसरा हमारा कह रहा है अधिगम निरयोग विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है, चौथा क्या कह रहा है यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है। कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा हमारा इसका, इसमें आंसर नंबर होगा हमारा बी। कौन सा आंसर सही होगा इसमें, आंसर नंबर बी। ये कह रहा है ए नंबर हमारा गलत हो जाएगा, आंतरिक नहीं होती, थोड़ा समझने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसको अधिगम क्षमता आंतरिक होती है ना। ये भी गलत हो जाएगा, बुद्धि लब्धि जैसे कि पीछे भिन्न होती है, ऐसा कुछ नहीं है, यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसलिए बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है अधिगम निर्योग बच्चे अधिकतम होते हैं। अधिगम निर्योग बच्चे अधिकतम होते हैं, क्या होते हैं, ए नंबर आक्रामक होते हैं, संगठित होते हैं, संगत होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, क्या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। आक्रामक तो नहीं होंगे ना, वो तो केवल अंतर नहीं कर पा रहे हैं ना, जैसे किसी भी चीज को लिखने में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, बोलने में थोड़ा उन्हें के संप्रेषण में कठिनाई हो रही है, लिखने में थोड़ा कठिनाई हो रही है ना, तो इसका मतलब ये तो है ना कि वो आक्रामक हो गए हैं, तोड़ फोड़ करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, असंगठित ये भी नहीं होगा और संगत ये भी नहीं होगा, तो इसलिए निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ अलग लिखते हैं। जैसे आप कुछ लिखने के लिए दे दीजिए तो उनके अक्षर जो बनाएंगे वो कुछ अलग टाइप के बनाएंगे वो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 8। वाक यानी कि बोलने और भाषा संबंधित विचार क्या कहलाता है, एफेजिया और सेरेब्रल पैल्सी, एल्जाइमर और डाउन सिंड्रोम क्या कहलाता है। बताइए जरा, वाक और भाषा संबंधी विचार क्या कहलाता है, इसको क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कहलाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर से क्या सही हो जाएगा, ये एफेजिया। अभी पिछला हम पढ़े भी हैं कि बोलने और वाक से संबंधित जो भाषा से संबंधित हमारा वो होगा, अधिगम क्षमता होगी, वो क्या होगी, अफेजिया, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक बच्चा देखा और था, परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर पा रहा। क्या एक बच्चा देखा और था, परमाणु और अस्पष्ट के बीच अंतर नहीं कर सकता है, वह आप लिख करके क्या लिखा है, वह पीड़ित है। वह किससे पीड़ित है, जो मतलब ये अंतर नहीं कर पा रहा, देखा और था में अंतर और परमाणु और अस्पष्ट के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है, यह बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा, तो यह बच्चा किससे पीड़ित है। बताइए जरा किससे पीड़ित है। पहला क्या कह रहा है, डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, शब्द जुम्बा विकार या डिस्टोपिया, किससे संबंधित है। बताइए इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी, क्या सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया यानी कि अंतर नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है ना, ये पढ़ने में अंतर नहीं कर पा रही। ये कह रहा है देखा लिखा है और था लिखा है, यानी कि ये खा किसमें, खा और था में क्या नहीं कर पा रहा, अंतर नहीं कर पा रहा है, और इसलिए इसमें कौन सा पढ़ने में क्या अंतर नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या होगा, डिसलेक्सिया। इसलिए इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी, बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, क्वेश्चन नंबर है 10। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया है, डिस्थीमिया क्या है, ए नंबर है गंभीर तनाव की अवस्था है, पठन विकार है, शब्द जम्बलिंग विकार है, या लेखन विकार है। बताइए, लेखन विकार तो होगा नहीं क्योंकि डिस्थीमिया पूछ रहा है, पठन भी नहीं होगा इसलिए इसे विकार देते हैं, ऐसा कोई विकार नहीं है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, गंभीर तनाव की अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये रहे आपके ये तो रहा आज का हमारी क्लास में क्या अधिगम अक्षमता, उससे रिलेटेड मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना। तो अब मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ, तो सभी को राम राम, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, और मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।